दोस्तों, मेरा नाम है रजत धारीवाल और आप देख रहे हैं इंजेक्टर लाइफ। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं R1 बाइक के बारे में कि ये हमें 2022 में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मेरे पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे यूट्यूब पे कि हाँ कमेंटों में कि हमें R1 5 खरीदनी चाहिए, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि हमें R1 5 बाइक 2022 में खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी कमियाँ हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पूरी R1 5 के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास BS4 है, मेरी BS4 है और 2019 मॉडल है, जो कि करीबन करीबन मैं मान रहा हूँ कि 9500 के करीब ये चल चुकी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ और मैं बता देता हूँ आपको। टोटल बाइक जो हमारी चल चुकी है वो 9593 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। इस बीच में मुझे क्या क्या कमियां देखने को मिली, क्या क्या मुझे इसके फायदे लगे, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं टायरों के बारे में बता देता हूँ। अगला टायर इसका 90/90/18 का दिया हुआ है। पिछला टायर इसका 140/90 R17 जो इसका रिम साइज है दिया हुआ है। LED लाइटें इसमें प्रोवाइड की गई हैं आगे कंपनी ने। और इसका फ्यूल टैंक की बात करें तो हमारा 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। एवरेज कैपेसिटी होगी लगभग 10% पे। कोई भी टैंक मतलब अगर हमें एवरेज निकालना किसी भी बाइक का कि रिजर्व कब लगेगा हमारी बाइक का, तो उसमें आप जितनी भी उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उसका 10% अपनी बाइक में मान लीजिए कि इतने में आपका बाइक का रिजर्व लगता है। बाकी जो मुझे खासियत इसमें नजर आई, एक तो ये है कि 155 सीसी का इंजन है जो कि 17.3 bhp की पावर जनरेट करता है, जो कि काफ़ी बड़ी मतलब एक कह सकते हैं काफ़ी पावरफुल मशीन है। क्योंकि यामा एकमात्र ऐसा इंजन है जो 155 सीसी की बाइक में सबसे ज़्यादा मतलब माइलेज, अच्छा माइलेज वो करता है। और 200 सीसी की बाइक तक कोई भी इसका कॉम्पिटिटर मैं तो मानता नहीं कि कोई होगा। अब बात कर लेते हैं कि एक दो कमियां भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। देखो, सबसे बड़ी इसमें कमी क्या आती है, सबसे बड़ी कमी इसमें आती है जब भी हम डबलिंग करेंगे तो इसकी बाइक जो परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हो जाती है। अब उसकी डाउन होने की वजह यही है कि इसका इंजन जो है काफ़ी छोटा है। अगर वही हम चीज़ अगर हम सिंगल राइड कर रहे हैं, हम जैसे कि मैं अकेला इस बाइक को चलाऊंगा, तो ना तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी, ना एक्सीलरेशन में, किसी भी चीज़ में मुझे कमी नहीं आएगी। साथ में इसमें VVA वर्क करता है। VVA का मतलब वेरिएबल वाल एक्चुएशन, उसके बारे में भी मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्यूटोरियल उसके बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि VVA का मतलब क्या होता है VVA का मतलब ये है कि मान लीजिए जब आप अपनी बाइक को 7400 RPM से क्रॉस करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एयर आएगी एयर शाफ्ट की तरफ से, और उसमें कंबशन ज़्यादा हाई होगा तो तुम्हें पावर थोड़ी सी और ज़्यादा मिलेगी। और उससे ये होगा कि तुम्हारी बाइक की जो परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन नहीं होगी और तुम्हें जो पूरी पावर फील होती रहेगी। अब यामा ने इस VVA को जो लॉन्च करा, ये सोचा, तो उसकी वजह से तो मैं मानता हूँ कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। लेकिन साथ में अगर जैसे कि हम जब मैं बता रहा था कि दो लोग जैसे भी हम इस बाइक को राइड करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। एवरेज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एवरेज है 45। मैं मानता हूँ कि 45 से कम मेरी बाइक एवरेज नहीं देती। और हाईवे पे मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो इससे 49 का एवरेज मैंने इससे ले लिया है, और 45 में लोकल में भी एवरेज निकाल रहा हूँ। कुछ मेरे दोस्त हैं जो वीडियो बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बोले लगभग इसका एवरेज 40 है, कोई बोलेगा 42 है, लेकिन मेरा मानना है कि 45 से लेकर 49 तक ये बहुत आराम से एवरेज निकालती है। देखो, चलाई की भी बात होती है, किस तरीके से अपनी बाइक को हम राइड कर रहे हैं। उसके लिए 2-4 टिप्स हैं। जैसे कि आप एक्सेलरेशन मत करो इतना, अगर कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें सिर्फ माइलेज निकालना है, अच्छा भाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एक्सीलेट करो, अपनी भगाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। 6 गियरों में ये दी हुई है, अपना फुल मजा लो। लेकिन अगर तुम्हें एवरेज भी साथ साथ चाहिए तो एवरेज के लिए तुम उसी हिसाब से चलाना भी पड़ेगा, तभी एवरेज मिलेगा। अब उम्मीद करो एवरेज की और बाइक ऐसे पेलो तो ऐसे तो एवरेज नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एवरेज अगर आपको चाहिए तो आप जो है एक्सीलरेशन थोड़ा धीरे से करो। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है चैन की। भाई चैन आपकी जितनी ज़्यादा क्लीन होगी, चैन में डस्ट फंस जाएगी तो साउंड भी आएगी, उसके बाद में वाइब्रेशन भी महसूस होगा। तो चैन इतनी काफ़ी क्लियर होनी चाहिए बाइक की। और लुब्रिकेंट आते हैं काफ़ी सारे, और वो जो है हमें यूज़ करते रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप एक्सीलेट करोगे तो बाइक की परफॉर्मेंस और अच्छी आएगी, तो उससे एवरेज पे भी फर्क पड़ेगा, जो कि मैं हमेशा करता रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हर 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पर जब भी सर्विस हुई मैं चैन जरूर साफ़ करा देता हूँ, और चैन में साफ़ कराता रहता हूँ। साथ में मैं ध्यान रखता हूँ कि बाइक में कोई कमी तो नहीं हो रही। और एक टायर प्रेशर आप जरूर मेंटेन करके रखिए। अगर आपकी बाइक में टायर में हवा भी पूरी है तो आपकी बाइक एवरेज भी ज़्यादा देगी। अब कुछ कमियां और मैं बता देता हूँ, जैसे कि इसका सिटिंग पोस्चर बड़ा एग्रेसिव सा जो है सिटिंग पोस्चर है, क्योंकि इसके एरोडायनेमिक्स जो बनाए हुए हैं उसके लिए अगर हम इस तरीके का पोस्चर ना लाते तो शायद ही इतनी स्पीड ना पकड़ पाती। जैसे कि 155 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी मैं मानता हूँ लगभग ये 150 के आसपास बाइक चली जाती है। तो एक तरीके से ये एक बेहतर टेक्नोलॉजी है यामा ने जो इंट्रोड्यूस कर रखी है अपनी इस R1 5 बाइक के लिए। और BS6 में तो काफ़ी अच्छा और परफॉर्मेंस भी है, और थोड़ी सी क्वालिटी भी और इंजन के रिफाइन कर दी है, जिससे काफ़ी साउंड भी उसकी कम होगी, और जो है मतलब भगाने में काफ़ी ज़्यादा उससे मज़ा आता है बाइक में। अब
अब ये जो सिटिंग पोस्चर था उसकी वजह से क्या अभी रिस्ट पेन हो गया, कभी शोल्डर पेन हो गया, ये सारी चीज़ें तो आती रहती हैं, लेकिन जब बाइक चलानी है तो इन्हें भी थोड़ा नज़रअंदाज हमें करना पड़ेगा। तो ये भी एक कमी है कि, और उसके साथ में पिलियन कंफर्ट, भाई पहले ये जो मेरी बाइक थी वो स्प्लिट सीट में थी, और इसकी भी मेरी एक वीडियो पड़ी है, आप चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी वीडियो देखिए कि कैसे मैंने इस बाइक को सिंगल सीट करा। मैं उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं जैसे ज़्यादातर डबलिंग करता हूँ, तो डबलिंग में क्या था कि स्प्लिट सीट की वजह से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतें आती रहती थी हमेशा, कि पिछला वाला बैठा है वो परेशान हो रहा है। तो पिलियन राइडर को भी इतना कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि बाइक हमने सिर्फ एक के चलाने के लिए तो ली नहीं, कि पीछे पिलियन तो बैठाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ी। बाकी एवरेज का मैंने आपको बता ही दिया, एवरेज में इसकी कोई भी कमी नहीं है, 45-100% एवरेज देती है। कहोगे तो मैं एक वीडियो भी इसकी एवरेज के ऊपर माइलेज में बना दूंगा कि कितना इसका माइलेज है लगभग जो वो कर रही है। अब कुछ एक दो खासियत मैं और इसकी बता देता हूँ, जैसे कि आपका मैं बता दूं कि ABS, अब ABS, इसमें ABS दिया हुआ है। अब ABS के फायदे क्या हैं? R15 में ABS है, डुअल चैनल ABS इसमें आता है बाइक में। इसके फायदे ये हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा कभी, जैसे कि हमारे डिस्क ब्रेक जो आते हैं, डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें सभी को सुनने को मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाइकें गिर जाती थी। तो ABS का ये है कि अगर आप हैंडल भी तिरछा करके ब्रेकिंग सिस्टम अपनाओगे तब भी आपकी बाइक जो है स्लिप नहीं होगी। तो उस चीज़ में भी काफ़ी बेनिफिट मिले। तो मेरे हिसाब से अगर जैसे कि अब इसकी रेंज की बात करें तो हमारी वर्जन 3 जो है 1,98,000 की ऑन रोड कीमत पे आ रही है। R15 वर्जन M और वर्जन 4 जो हमारी आ रही है लगभग 1,25 से लेकर 1,28, मतलब 2,25 से लेकर 2,28 तक आ रही हैं। तो 2022 में ये चीज़ें खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। देखो अगर किसी का मन है कि हाँ हमारे पास बाइक भी ऐसी हो जो परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, क्योंकि जैसी हमारी इंडियन रोड है देखा जाए तो अगर हाईवे पर हम ना जाएं, लोकल में चलाएं, तो लगभग 130, 140, 150 की स्पीड तो बहुत ज़्यादा इनफ है। और इतना तो चला के खैर अपने आप को खतरा प्रोवाइड करना है, लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस भी चाहिए और एवरेज भी चाहिए तो मेरे हिसाब से 155 सीसी में R15 से बेटर अभी तक कोई आया नहीं है। और 200 सीसी में तो इसका कोई, मतलब 200 सीसी तक तो इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो अगर आपको बाइक परचेज करनी है 2022 में भी तो ये वर्थ रहेगा। और जो है 2-4 चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हो बाद में। आप चाहो तो ये बबल वाइजर, इसका ये वाइजर चेंज करके आप बबल वाइजर पे कन्वर्ट हो जाओ। मुझे नहीं पसंद, मुझे वाइट ही पसंद है, तो इसलिए मैंने नॉर्मल जो है मैंने वही लगा रहने दिया। और साथ में मैंने एक प्लानिंग भी करी थी कि मैं एग्जॉस्ट चेंज करूँगा, लेकिन उसमें भी मुझे ये है कि मुझे जो है थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाइक जितनी ज़्यादा ओरिजिनल हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि मैं 2015 से R15 चला रहा हूँ, तो आज तक मेरी कोई बाइक ही होगी ऐसी जिसमें मैंने एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन कराई है और मैं ओरिजिनल से हटके थोड़ा बहुत भी अलग गया हूँ। बाकी ये सीट का मुझे मॉडिफिकेशन कराना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहा था। पिलियन की तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा था। साथ में काफ़ी सारी चीज़ें और हैं जो आप इसमें मॉडिफिकेशन करा सकते हो। आप जो है लगेज कैरियर इसमें लगा सकते हो, जैसे कि ये मेरा प्लान भी है कि आने वाले समय में लगेज कैरियर में इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि हम जो है आए दिन, मान लीजिए आप कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में भी हम 6 बार ट्रिप हम मतलब उत्तराखंड की करके आ गए। तो उसके लिए लगेज कैरियर आप अपना लो, चैन साफ रखो। और जो मेरे हिसाब से 2022 में अगर आप बाइक परचेज करते हो तो ये बिल्कुल बोर्ड रहेगा। और मेरी तरफ से ओके, बाकी आपका अपना ओपिनियन है, अपने हिसाब से देखिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करना तो ये काम तो आप जरूर ही करना है।